नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 5 बड़े ऐलान भी किए हैं जो आज से ही लागू हो चुके हैं। तो खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यूपी समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहे उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले। आज की पहली खबर, बिजली बिल के बकायेदारों को मिलेगी 25% तक छूट। बिजली बिल कभी नहीं जमा करने वाले और लंबे समय से बिजली बिल के बकायेदारों को ऊर्जा विभाग की ओर से बड़ी राहत प्रदान की गई है। ऊर्जा विभाग ने दिसंबर में बिल जमा करने वालों को बकाये रकम पर 25% तक छूट देने का ऐलान किया है। वहीं ब्याज पर 100% छूट की घोषणा की है। ये स्कीम 3 महीने चलेगी। हालांकि जनवरी में मूल बकाये पर 20 तो फरवरी में 15% ही छूट मिलेगी। ऊर्जा विभाग की ओर से बताया गया है कि सरकार ये स्कीम 1 दिसंबर से शुरू करने जा रही है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं एग्जाम की डेटशीट बदली। यूपी बोर्ड ने 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की समय सारणी में बदलाव किया है। इंटरमीडिएट संस्कृत की परीक्षा अब 12 मार्च को दूसरी शिफ्ट में होगी। पहले 20 फरवरी को सुबह की शिफ्ट में इंटरमीडिएट संस्कृत और शाम की शिफ्ट में इंटर अंग्रेजी की परीक्षा थी। ऐसे में दोनों विषय लेने वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत होती। इसे लेकर भी दोनों विषय लेने वाले छात्र परेशान थे। प्रधानाचार्यों ने इसके लिए भी यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिन्हा को पत्र भेजा था। इसके बाद सचिव की ओर से इसमें भी बदलाव किया गया। अब हाई स्कूल की हिंदी और प्रारंभिक हिंदी की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 को पहली शिफ्ट में और इंटरमीडिएट की हिंदी और सामान्य हिंदी की परीक्षाएं 18 फरवरी को दूसरी शिफ्ट में होंगी। पहले 18 फरवरी को सुबह में हाई स्कूल हिंदी और इंटर सामान्य हिंदी, जबकि शाम में हाई स्कूल प्रारंभिक हिंदी और इंटर हिंदी साहित्यिक की परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था। अयोध्या में 267 जर्जर भवन होंगे ध्वस्त। अयोध्या में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति, एमडीएम टास्क फोर्स, निपुण भारत टास्क फोर्स और ऑपरेशन कायाकल्प की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में परिषदीय विद्यालयों से संबंधित कई अहम निर्णय लिए गए, जिनमें जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण और विद्युत तारों को हटाना प्रमुख है। मंत्री गडकरी ने सांसद यादव को लिखित रूप में सूचित किया है कि कुरावली जैथरा मार्ग पर अंडरपास निर्माण की मांग से संबंधित पत्र प्राप्त हो गया है। इसे आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को भेजा गया है। यूपी के श्रमिकों को पंजीकरण नवीनीकरण कराना होगा। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने पंजीकृत श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा है कि जिन निर्माण श्रमिकों ने पिछले 4 साल या उससे अधिक समय से अपने पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें 15 नवंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से नवीनीकरण कराना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री की अचानक तबीयत बिगड़ी। सड़क पर लेटे बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा का आज छठा दिन है। हरियाणा के पलवल के गांव खटेला सराय में धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके चलते वह सड़क पर ही लेट गए। इसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया। चेकअप में उनके 100 डिग्री से ज्यादा बुखार निकला। डॉक्टर ने धीरेन्द्र शास्त्री को 2 दिन आराम करने को कहा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने दवा खाई और कुछ देर तक आराम करने के बाद फिर से यात्रा शुरू कर दी। मथुरा में सफाई कर्मियों की सांकेतिक हड़ताल। मथुरा वृंदावन नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की। इस हड़ताल के कारण डोर टू डोर कचरा कलेक्शन पूरी तरह ठप रहा, जिससे शहर के कई इलाकों में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई। कर्मचारियों ने निगम कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। आजमगढ़ में 3 दिन में उतारे गए 1310 लाउडस्पीकर। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चल रहे 3 दिवसीय लाउडस्पीकर के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत आजमगढ़ के सभी थाना क्षेत्र में यह अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्र में सीमा से अधिक ध्वनि में चलने वाले लाउडस्पीकरों को मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों से हटाया गया। जिले के एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर यह अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत जिले के सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्र में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों पर लगे लाउडस्पीकर को हटवाने के साथ जहां पर तेज आवाज में बज रहे थे। कानपुर के 100 साल पुराने मार्केट में भीषण आग। कानपुर में बुधवार तड़के बाकरगंज बाजार में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि करीब 2 किलोमीटर दूर से धुएं का गुब्बार नजर आया। आगलगी में 70 दुकानें और उसमें रखे सामान जल गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर तेजी से फैल रही आग से अपने सामानों को जुटाने में आसपास के अन्य दुकानदार जुटे रहे। इस आगलगी में करीब 3 से 4 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्केट में अधिकतर दुकानें कपड़े, किराना आदि की हैं।
बरेली में 3 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। बरेली विकास प्राधिकरण ने बुधवार को एक और सख्त कार्रवाई करते हुए शहर के 2 थाना क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दी। प्रवर्तन टीम ने थाना सुभाष नगर और थाना कैंट क्षेत्र में करीब 28 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। अखिलेश दुबे की बेटी सौम्या की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। सिविल लाइंस पर 300 करोड़ कीमत वाली वक्फ की संपत्ति कब्जाने के मामले में आरोपी अखिलेश दुबे की बेटी सौम्या दुबे की अग्रिम जमानत याचिका जिला जज की कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी की ओर से दलील दी गई कि पूरे प्रकरण में उसकी कोई भूमिका नहीं है, वह सिर्फ पंच के रूप में शामिल है। अभियोजन की ओर से मामले का विरोध किया गया। आगरा की हवा में बढ़ा निमोनिया का खतरा। आज 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को निमोनिया के लक्षण, बचाव और समय पर इलाज के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष की थीम है हर सांस की सुरक्षा, निमोनिया को अब रोकें। लेकिन आगरा में हालात इसके उलट दिखाई दे रहे हैं। शहर में जगह जगह चल रहे मेट्रो और निर्माण कार्यों से उड़ती धूल और बढ़ता प्रदूषण अब निमोनिया और सांस के मरीजों के लिए खतरा बन रहे हैं। फिरोजाबाद में झूठी धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार। फिरोजाबाद में डायल 112 पर बम विस्फोट की झूठी सूचना देना एक युवक को महंगा पड़ा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने पुलिस को फोन कर बम ब्लास्ट करने की धमकी दी थी। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि थाना दक्षिण क्षेत्र की पुलिस टीम ने सुहागनगर चौराहे के पास से आकाश फौजदार को गिरफ्तार किया। आकाश वीरेंद्र फौजदार का पुत्र और सुहागनगर थाना दक्षिण का निवासी है। अखिलेश के करीबी की 4 करोड़ की संपत्ति। कुर्क प्रयागराज में अखिलेश यादव के करीबी गुलशन यादव पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने कर्नलगंज के मोतीलाल नेहरू रोड स्थित उसके 4 करोड़ के मकान को कुर्क कर दिया। यह कार्रवाई थाना कुंडा में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। यह मकान गुलशन यादव और उसकी पत्नी सीमा के नाम पर संयुक्त रूप से है। प्रतापगढ़ पुलिस बुधवार शाम फोर्स के साथ गुलशन यादव के मकान पर पहुंची। इसके बाद डुगडुगी बजवाकर मकान कुर्की की कार्रवाई की गई। बोर्ड लगवाकर नोटिस भी चस्पा किया गया। पुलिस की जांच के मुताबिक गुलशन यादव ने इस मकान को अपराध की कमाई से बनवाया है। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें और बेहतर खबरें लाने का हौसला मिले। आपका एक लाइक हमें और प्रेरित करता है। यूपी की ताजा खबरों के लिए लाइक और सपोर्ट जरूर करें। कांग्रेस ने फूंका यूपी विधानसभा 2027 का बिगुल। 26 नवंबर से गांव-गांव में होगी संविधान पर चर्चा। कांग्रेस ने बुधवार को यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल फूंक दिया। पार्टी 26 नवंबर से प्रदेश भर में गांव-गांव चौपाल करेगी, जहां संविधान पर चर्चा होगी। इन चर्चाओं में बीच-बीच में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस का दावा है कि संविधान पर चर्चा और जागरूकता के चलते ही लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में भाजपा सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई थी। अब संविधान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे प्रदेश के गांव-गांव तक पिछड़ों और दलितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का निर्देश, विश्वविद्यालयों में बैक पेपर प्रणाली को समाप्त किया जाए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में बैक पेपर की प्रणाली समाप्त की जाए। राजभवन स्तर पर एक विशेषज्ञ टीम गठित की जाए, जिसे समर्थ पोर्टल के अधिकारी प्रशिक्षित करें। यह टीम उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को पोर्टल आधारित कार्य प्रणाली में दक्ष बनाएगी। वहीं उन्होंने निर्देश दिए कि शिक्षक पढ़ाई के साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाएं, विद्यार्थियों को प्रबंधन का व्यवहारिक ज्ञान दें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करें। अखिलेश यादव ने बिहार के एग्जिट पोल को बताया भ्रमित करने वाला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल को लेकर बुधवार को बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में सपा के प्रदेश मुख्यालय में बिहार के एग्जिट पोल को भ्रमित करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा चैनलों का इस्तेमाल करती है और जनता को गुमराह करती है। इसके साथ ही उन्होंने SIR को भी साजिश बता दिया। अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का समय जारी। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह का शुभारंभ मध्याह्न 12 बजे होगा। ध्वजारोहण समारोह को ध्यान में रखकर आम दर्शनार्थियों को 25 नवंबर को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सीधे तौर पर कहें तो आम श्रद्धालुओं को 25 नवंबर को दर्शन नहीं मिलेगा। नई संसद की तरह यूपी में बनेगी नई विधानसभा। देश की राजधानी दिल्ली में नई संसद की तरह अब यूपी की राजधानी लखनऊ में नई विधानसभा बनाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए स्थान भी अधिकारियों ने तलाश कर ली है। सरकार की निगाह गोमती नगर एक्सटेंशन में स्थित सहारा शहर की 245 एकड़ जमीन पर है। इसे सबसे उपयुक्त विकल्प माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द इस संबंध में अंतिम निर्णय ले सकते हैं।
आगरा में हिंदूवादियों ने फूंका पाकिस्तान का पुतला। दिल्ली में हुए ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद आगरा के हिंदूवादियों में आक्रोश है। बुधवार को अखिल भारत हिंदू महासभा ने आगरा किले के सामने पाकिस्तान के झंडे का बैनर जलाकर विरोध जताया। उन्होंने पकड़े गए आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। फतेहपुर मकबरा मंदिर विवाद पर सुनवाई 27 नवंबर को होगी। फतेहपुर के रेडाइया मोहल्ला स्थित मकबरा मंदिर विवाद पर आज सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई हुई। मकबरा पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 27 नवंबर की तारीख मिली है। हमने रेटोरेशन को लेकर अपील की है जिस पर बहस होनी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब मठ मंदिर संघर्ष समिति ने मकबरा स्थल पर मंदिर होने का दावा किया। समिति ने 7 अगस्त को जिला प्रशासन से 11 अगस्त को साफ सफाई की अनुमति मांगी थी। प्रशासन द्वारा अनुमति न दिए जाने पर भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पहुंची भीड़ ने मकबरा स्थल पर तोड़फोड़ कर पूजा पाठ किया था। डीएम ने धान खरीद में तेजी लाने के दिए निर्देश। श्रावस्ती में जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे ने धान खरीद की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को धान खरीद में 11 अगस्त तेजी लाने के निर्देश दिए। वर्ष 2025 से 26 के लिए जनपद में 45,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में बताया गया कि अब तक 126 किसानों से 487 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है और सभी किसानों को भुगतान भी कर दिया गया है। क्रय एजेंसियों के बीच लक्ष्य का बंटवारा कर दिया गया है। धान खरीद की अवधि 1 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक निर्धारित है। मेट्रो कार्य से एमजी रोड पर हर वक्त लगता जाम। आगरा में मेट्रो का काम शहर के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य ने शहर के ट्रैफिक सिस्टम को अस्त व्यस्त कर दिया है। मेट्रो के लिए लगाई गई लंबी बैरिकेडिंग अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। हर दिन एमजी रोड, हरिपर्वत चौराहा और सेंट जॉन्स क्षेत्र में भारी जाम लग रहा है। आगरा में मेट्रो निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही शहरवासियों की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं। मेट्रो के लिए की गई बैरिकेडिंग के कारण कई प्रमुख सड़कों पर जाम रोज की समस्या बन गई है। आगरा में एफएसडीए ने नष्ट कराया 5 क्विंटल पनीर। आगरा में एफएसडीए ने नकली पनीर के गोदाम पर छापेमारी। विभाग की टीम ने 5 कुंतल नकली पनीर को नष्ट कराया है। पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज गए हैं। एफएसडीए लगातार नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। खैरागढ़ में नकली दूध पकड़ने के बाद अब विभाग ने ताजगंज स्थित एक नकली पनीर के गोदाम पर छापेमारी की। यहां से विभाग ने 5 कुंतल नकली पनीर जब्त किया। शहर से बाहर जेसीबी से एक गड्ढा कराया गया जिसमें 5 कुंतल पनीर को फेंका गया। इस गड्ढे को बाद में जेसीबी से बंद करा दिया। मुख्तार अंसारी की जमीन पर बनाए गए लखनऊ में एलडीए ने नया नियम जोड़ा। लखनऊ के डालीबाग में मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर अब जरूरतमंद परिवारों के सपनों का घर मिल गया है, लेकिन इन घरों के मालिक इन्हें जल्द बेच नहीं सकेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट नियम बनाया है कि आवंटित आईडब्ल्यूएस फ्लैट को 25 साल तक बेचा नहीं जा सकेगा। एलडीए अफसरों के मुताबिक यह शर्त फ्लैट की रजिस्ट्री में स्पष्ट रूप से दर्ज की गई है। साथ ही इस नियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्री विभाग को भी पत्र भेजा जाएगा ताकि कोई भी खरीदार या बिचौलिया भविष्य में इन फ्लैटों की खरीद फरोख्त न कर सके। गाजीपुर में 8,52,000 लोगों को मिला आयुष्मान लाभ। गाजीपुर में आयुष्मान भारत योजना को नई गति मिली है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अब आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क इलाज शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त जिला अस्पताल, महिला चिकित्सालय और अन्य सरकारी अस्पतालों में भी गोल्डन कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी पात्र मरीज योजना के लाभ से वंचित न रहे। संभल के केमिकल कारखाने में लगी आग। संभल में एक केमिकल हैंडीक्राफ्ट कारखाने में भीषण आग लग गई है। मंगलवार दोपहर लगी इस आग पर काबू पाने के लिए पुलिस, दमकल विभाग और स्थानीय लोग 1.5 घंटे से अधिक समय से प्रयास कर रहे हैं। आग का धुआं 60, 100, 800 मीटर दूर से दिखाई दे रहा है। फिरोजाबाद में अवैध पटाखों का भंडारण पकड़ा। फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर जिले में अवैध पटाखा निर्माण और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिरसागंज पुलिस ने बुधवार शाम बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लगभग 3 क्विंटल अवैध पटाखे जब्त करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मऊ में किसानों को सब्सिडी पर गेहूं बीज उपलब्ध। मऊ जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। जिले के कृषि विभाग की इकाइयों पर सब्सिडी पर बेहतर गेहूं के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान अपनी जोत के अनुसार यहां से गेहूं के बीज प्राप्त कर सकते हैं। रब्बी सीजन को ध्यान में रखते हुए मऊ जिले को पर्याप्त मात्रा में गेहूं के बीज मिले हैं।
दिल्ली धमाके के बाद गोरखनाथ मंदिर की ओर सख्त हुई सुरक्षा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। सुरक्षा कर्मियों को न सिर्फ मुस्तैद रहने की हिदायत दी गई, बल्कि एंटी सैबोटेज टीम की एक और यूनिट के साथ ही क्यूआरटी भी लगा दी गई है। वहीं सीसी कैमरे से चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है। मंदिर परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। इस बीच मंगलवार की दोपहर में डीजीपी ने भी अधिकारियों के संग वर्चुअल मीटिंग कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और चौकसी के निर्देश दिए। मौलाना रजवी बोले, मुसलमान कब तक सपा का जनाजा उठाएंगे? किसी मुसलमान के घर जाकर खाना खा लेने से पूरी कौम की तकदीर नहीं बदलती। अखिलेश यादव को 2027 के चुनाव में किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए। आखिर कब तक मुसलमान समाजवादी पार्टी का जनाजा अपने कंधों पर ढोता रहेगा? अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2027 में पार्टी में शामिल मुसलमान भी बगावत कर देंगे। ये बातें ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कही। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव 13 नवंबर को बरेली पहुंच रहे हैं। यहां वह पार्टी नेताओं के बच्चों की शादी में शामिल होंगे। सहारनपुर में डॉक्टर अदील ऑनलाइन मंगवाता था खाना। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े डॉक्टर अदील ने सहारनपुर में मलिन बस्ती में मकान लिया था, जिसका किराया 9,000 रुपए प्रति माह था। यह ऐसी जगह थी जहां कोई सीसीटीवी नहीं था। देर रात उससे मिलने के लिए 5 गाड़ियों से लोग आते थे। वह ऑनलाइन खाना मंगवाता था। डॉक्टर अदील से संपर्क रखने वाले करीब 15 लोग एजेंसियों के रडार पर हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है। इनमें अदील से रोजाना मिलने आने वाले 8 लोग भी शामिल हैं। एनआईए, एटीएस, एसटीएफ, आईबी और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें सहारनपुर में लगातार डेरा डाले हुए हैं। फिलहाल आदिल के मानकमुह स्थित किराए के मकान पर ताला लगा हुआ है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में लगेगा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। जौनपुर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय अब मौसम संबंधी सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। परिसर में जल्द ही एक अत्याधुनिक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। यह स्टेशन मौसम में होने वाले हर बदलाव पर वैज्ञानिक तरीके से निगरानी रखेगा। एयर इंडिया विमान को बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। तत्काल फ्लाइट की वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी और बम स्क्वाड तुरंत मौके पर पहुंचे। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। जांच के दौरान फ्लाइट में टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर मिला, जिसमें लिखा था बियॉन्ड गुड बाय। आतंकी अदील की पत्नी सर्जन हनीमून पर जाने वाला था। सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर अदील अहमद और उसके साथियों की यूपी को दहलाने की साजिश थी। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े इन आतंकियों की बाकायदा ट्रेनिंग हुई थी। इसके बाद ये भारत आए और वेस्ट यूपी और दिल्ली से सटे इलाकों को अपना ठिकाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि डॉक्टर अदील के किराए के घर पर रात में 8 लोग आते थे। ये कौन है? सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। यूपी में 3050 मीटरों में छेड़छाड़ का खुलासा केंद्र। सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना अब खुद सवालों के घेरे में है। यूपी में बिजली चोरी रोकने के नाम पर राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 18,885 करोड़ के टेंडर को बढ़ाकर 27,342 करोड़ में अवार्ड किया था। लेकिन अब तक जो रिपोर्टें सामने आई हैं, उसने पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। गोरखपुर में 392 करोड़ रुपए से बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। गोरखपुर में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की लागत 40 करोड़ रुपए बढ़ाते हुए 392 करोड़ रुपए कर दी गई है। बुधवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से न्यूनतम बोली लगाने वाली कंपनी को विभागीय दर से अधिक दर पर निविदा दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। पहले इस स्टेडियम की लागत 352 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई थी। अब जल्द ही इस स्टेडियम के निर्माण का शिलान्यास कराया जाएगा। चयनित निर्माण एजेंसी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टेडियम का निर्माण जल्द शुरू कर सकेगी। स्टेडियम का निर्माण कार्य इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन ईपीसी मोड पर किया जाएगा। सीएम योगी का बड़ा फैसला नारी शक्ति को दिया। कवच बेटियों से लेकर घर की महिलाएं तक जब भी नौकरी के लिए बाहर होती हैं, तो घर वाले चिंतित रहते हैं। जब तक वो सुरक्षित घर नहीं लौट आती, तब तक परिवार के लोग बेचैन रहते हैं। लेकिन यूपी की योगी सरकार ने केवल एक फैसले से प्रदेश की करोड़ों महिलाओं और 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को चिंता मुक्त कर दिया है। अब यूपी में कामकाजी बेटियां हों या परिवार चलाने के लिए काम करने वाली महिलाएं, सबको घर से लेकर दफ्तर तक योगी सरकार ने सबसे बड़ा सुरक्षा कवच दिया है। नाइट शिफ्ट में महिलाओं को काम करने का अधिकार कई मायनों में एक सकारात्मक और ठोस पहल है।
यूपी की चीनी मिलों के गन्ना आवंटन को 5 वर्ष की आवश्यकता तय। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग ने चालू पेराई सत्र 2025 से 26 के लिए राज्य की 123 चीनी मिलों की गन्ने की आवश्यकता के अनुमान की घोषणा कर दी है। संबंधित चीनी मिलों के लिए गन्ने का आवंटन उनके लिए सुरक्षित क्षेत्र में उत्पादित गन्ने से किया जाएगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने की आवश्यकता का आंकलन बिजनौर की धामपुर चीनी मिल के लिए किया गया है, जो 293.44 लाख क्विंटल है। हादसा रोकने के लिए बस ड्राइवरों की होगी ट्रेनिंग। ठंड और कोहरे के मौसम में सड़क हादसों की बढ़ती आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम और क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बसों की सुरक्षा और तकनीकी स्थिति पर कोई ढिलाई न बरती जाए। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा मुहैया कराना है। लखनऊ में डॉक्टर परवेज के घर 3 कीपैड फोन मिले। अमरोहा से 2 युवकों को उठाया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन ने प्रयागराज से एमबीबीएस एमडी के बाद कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में नौकरी की थी। एनआईए और एटीएस की टीम कानपुर पहुंची। मेडिकल कॉलेज में शाहीन के कनेक्शन को लेकर पड़ताल की। डॉक्टर शाहीन चमनगंज में जहां रहती थी वहां से भी एजेंसियों ने इनपुट जुटाए हैं। शाहीन आतंकियों के फरीदाबाद मॉड्यूल का सबसे अहम नाम है। विहिप नेता को अरेस्ट करने वाली एडीएम रथु को हटाया। पीलीभीत में विश्व हिंदू परिषद विहिप के संगठन मंत्री प्रिंस गॉड को जेल भिजवाने वाली एडीएम रथु पूनिया को उनके पद से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई शासन स्तर से की गई। रथु पूनिया को लखनऊ मुख्यालय से अटैच किया गया है। उनकी जगह प्रसून द्विवेदी को जिले का अपर जिलाधिकारी या एडीएम वित्त एवं राजस्व बनाया गया है। प्रसून द्विवेदी मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी थे। प्रिंस गॉड को जेल भेजे जाने पर स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया था। दरअसल विहिप के संगठन मंत्री और प्रचारक प्रिंस गॉड ने बीते दिनों शहर की एक निर्माणाधीन कॉलोनी में बनाई जा रही मजार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। आरोप है कि एडीएम रतु पूनिया कॉलोनाइजर को संरक्षण दे रही थी। वाटरप्रूफ मोबाइल में घुस्सा पानी अब कंपनी भरेगी। 1,88,000 संत कबीर नगर में एक कस्टमर के वाटरप्रूफ मोबाइल में पानी चला गया। उसने कंपनी के सर्विस सेंटर में मोबाइल को रिपेयरिंग के लिए दिया। इसके बाद भी मोबाइल सही नहीं हुआ। उपभोक्ता फोरम में क्लेम के बाद अब कोर्ट ने कंपनी को ब्याज समेत रकम लौटाने का आदेश दिया है। शक्ति विकास पांडे ने दिसंबर 2022 में सैमसंग का मोबाइल 1,57,998 रुपए में खरीदा था। बारिश के दौरान उनके मोबाइल में पानी चला गया था। कोर्ट ने कहा कि कंपनी को 60 दिन के अंदर मोबाइल की कीमत के अलावा 30,000 रुपए यानी 1,88,000 रुपए कस्टमर को देने होंगे। घायल को इलाज नहीं तो रद्द होगा अस्पताल का पंजीकरण। मंडलायुक्त के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में बुधवार को मंडल स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। कहा कि यदि कोई अस्पताल गोल्डन आवर में घायल व्यक्ति को उपचार देने से इनकार करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसका पंजीकरण भी निरस्त किया जाएगा। निजी एम्बुलेंस की जांच करते हुए अवैध एम्बुलेंस को चिन्हित कर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। मेरठ में 3 लोगों से 44 लाख रुपए की ठगी। मेरठ में साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन निवेश और मोबाइल हैकिंग के नाम पर 3 लोगों से लगभग 44 लाख रुपए की ठगी की है। पीड़ितों ने साइबर क्राइम थाना मेरठ में अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अयोध्या के निजी स्कूल पर धर्मांतरण का आरोप। अयोध्या में धर्मांतरण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। भरतकुंड क्षेत्र के एक निजी मिशनरी स्कूल पर हिंदू बच्चों से शिखा कटवाने, चंदन और कलावा हटवाने का आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि स्कूल में बच्चों पर धार्मिक प्रतीक न रखने का दबाव बनाया जा रहा था। हाल ही में एक बच्चे को स्कूल फंक्शन में जबरन पादरी की वेशभूषा पहनाई गई। बाद में बच्चे से वह ड्रेस घर से धुलवा कर लाने को कहा गया। जब बच्चे ने ऐसा नहीं किया तो शिक्षक ने उसे डांटा और प्रताड़ित किया। लखनऊ में चप्पल से पुलिस कर्मियों को पीटा। लखनऊ के नाका हिंडोला में सोमवार मंगलवार देर रात बियर पार्टी कर रहे 4 लोगों ने पुलिस से बदतमीजी की। बीच सड़क पर गाड़ी रोककर शराब पी रहे लोगों को मना करने पर महिला ने हंगामा शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक महिला ने दरोगा की कॉलर पकड़कर वर्दी फाड़ने की कोशिश की और महिला कांस्टेबल के हाथ में दांत से काट लिया। यूपी के स्कूलों में बेहतर होगी खेल सुविधाएं। 17 जिलों के 21 जीआईसी में बनेंगे इंडोर मिनी स्टेडियम। प्रदेश सरकार ने खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब 17 जिलों के 21 राजकीय इंटर कॉलेजों में इंडोर मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके लिए 49 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। एक इंडोर मिनी स्टेडियम के निर्माण पर 4 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी क्रम में सरकार ने प्रथम किस्त के रूप में प्रत्येक के लिए 2 करोड़ 16 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।